नमस्कार। स्लीपी रेडियोलॉजी क्लास में आपका स्वागत। मैं हूं सरवरी और आज आपके सामने हम डिस्कस करेंगे चेस्ट रेडियोग्राफी के बारे में। जो चेस्ट रेडियोग्राफी होता है उसका मेन पर्पस क्या होता है कि जो आपके थोरेसिक कैविटी होते हैं उन्हीं का जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं उनका कोई एबनॉर्मलिटीज़ है या नहीं है, कोई फ्रैक्चर्स वगैरह है, कोई पैथोलॉजिस है, जैसे कि प्लूरल इफ्यूजन, ब्रोंकाइटिस, ऐसे चीज़ों का असेसमेंट करते हैं। एंड ये जो चेस्ट रेडियोग्राफी है इसका रेंज हमारा क्या होता है कि वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम टी सेवन से, सॉरी, C7 से, सर्वाइकल 7, जैसे कि नेक रीजन से स्टार्ट करते हैं अप टू द डोम ऑफ डायाफ्राम। और इसी चेस्ट रेडियोग्राफी का जो टॉपिक्स में हम डिस्कस करते हैं या स्ट्रक्चर्स देखते हैं वो मेनली हम बेसिकली देखते हैं लंग्स का स्ट्रक्चर्स, हार्ट, रिब्स, बोनी केजेस, एज वेल एज हमारा जो ब्लड वेसल्स है उन्हीं का भी देखते हैं। तो बात करें तो बोनी एनाटॉमी का चेस्ट रेडियोग्राफी में इसके जाने से पहले थोड़ा सा लैंडमार्क्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास सबसे पहले एंट्रियली हम लोग नोटिस करते हैं स्टर्नम नॉच, जिसको हम जुगुलर नॉच भी बोलते हैं। ये आप अपने बॉडी मतलब सरफेस से भी पल्पेट कर सकते हो। उसके बाद आते हैं स्टर्नम एंगल, जो हमारा T4 T5 के रेंज में रहते हैं। उसके बाद आता है T7 to T8 निपल रीजन, और इसको दूसरा भी बोला जाता है कि इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला। तो ये PAVO ऑफ चेस्ट लेने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। उसके बाद T10 पे हमारा जिफॉइड प्रोसेस होता है। इन्हीं को छोड़ के जो बोन एनाटॉमी में मेनली हमारा होता है 12 पेयर्स ऑफ रिब्स, ये है 12 पेयर ऑफ रिब्स। उसके बाद होते हैं यहाँ पर एंटीरियल स्टर्नम बोन इस, और उसके बाद लेटरली हमारे पास क्लाविकल्स भी होते हैं। इन पोस्टीरियरली हमें स्कैपुला मिलते हैं और वर्टिब्रल कॉलम मिलते हैं। तो ये देखिए 1 to 6 जो हमारा रिब्स है दे ऑल आर हमारा ट्रू रिब्स है, जिसका कनेक्शन स्टर्नम से होता है और वर्टिब्रा में ज्वाइन करते हैं। 7 8 9 10 का जो रिब्स होता है, फॉल्स रिब्स होता है, उसका हर का कनेक्शन तो वर्टिब्रा के साथ है, बट आके ये रिब्स नंबर 7 के साथ ज्वाइन हो जाता है, इसलिए इनको बोलते हैं फॉल्स रिब्स। उसके बाद 11 और 12 का जो रिब होता है वो है फ्लोटिंग रिब। इसका कनेक्शन सिर्फ वर्टिब्रा के साथ रहता है, आगे स्टर्नम के साथ कोई कनेक्शन नहीं रहता है। बात करें तो दिस इज द मीडियल एंड ऑफ द क्लाविकल एंड दिस इज द लेटरल एंड। और मीडियल एंड क्या करते हैं, स्टर्नम और क्लाविकल के साथ जॉइन होते हैं, जिसके लिए इसका एक जॉइंट फॉर्म होता है जिसका नाम है स्टर्नो क्लाविकुलर जॉइंट। तो कभी भी एक्सरे ऐसे भी आता है स्टर्नो क्लाविकुलर जॉइंट, तो आपको ये एरिया मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद हमारा यहाँ पर है एक्रोमियो क्लाविकुलर जॉइंट, एक्रोमियो और क्लाविकल के साथ वो ज्वाइन होते हैं। और स्टर्नम में हमारा क्या होता है कि 3 पार्ट होता है स्टर्नम का। अपर पार्ट को बोलते हैं मैनोब्रियम, उसके बाद बॉडी ऑफ स्टर्नम, और नीचे का जिफॉइड प्रोसेस। तो जिफॉइड प्रोसेस और बॉडी ऑफ स्टर्नम मिलके बनाता है स्टर्नो जिफी स्टर्नल जॉइंट। और जो हमारा मैनोब्रियम है और बॉडी ऑफ स्टर्नम है वो बनते हैं मैनिब्रो स्टर्नल जॉइंट। सो ये हमारा कुछ खास एनाटॉमीज आपको याद रखना है। उसके बाद ये है लंग फिल। तो इस लंग फिल में भी हमारा देखिए, एक बात बोलना है इसके जाने से पहले कि जो एक्सरेज होते हैं उसका इमेज क्वालिटी मेनली डिपेंड करते हैं हमारे डेंसिटी के ऊपर। अगर कोई चीज़ आपको काला दिख रहा है जैसे कि एयर कैविटीज़ वगैरह, वो हमारा है हाइपर डेंस स्ट्रक्चर, क्योंकि इन जगहों में डेंसिटी कम होते हैं तो ये स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली ब्लैक हो जाता है। तो ये है हमारा हाइपोडेंस स्ट्रक्चर्स और ब्लैक, दैट इज लंग फिल्ड। नेक्स्ट होते हैं जैसे बोन्स वगैरह आप देख रहे हो बहुत ही ब्राइट आ रहा है, तो दे आर द हाइपर dense structures and they will always appear bright in the x-ray images because they have high densities. Next is if you can see some structures जो gray color का होता है, then they are the isodense structures and they will be soft tissues and all. So it will be clear to you if you see any black cavities and wanted stars, that means there is some air. Or then if you see any bright tissue, there may be some what to say, calculus, it may be cyst, or it may be any kind of tumor. नेक्स्ट इज लंग फिल के जो बात करते हैं उसमें देखिए 3 जोन होता है, अपर जोन, मीडियल जोन और लोअर जोन। सो बाय दिस
वी कैन डिस्क्राइब द जोन्स ऑफ द लंग। यहाँ पर देखिए जो आपका जो T7 का एरिया है वहाँ पर प्राइमरी ब्रोंकल्स डिवाइड हो जाता है, एंड यहाँ पर आप देख सकते हो ट्राकिया है, ट्राकिया का ये जो डिवीजन है, ये जो जगह है इसी को बोलते हैं कैरिना, बाइफिकेशन पॉइंट। यहाँ से आपके जो ट्राकिया है वो डिवाइड हो जाता है प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी, और ये सब है टर्शियर। तो ये एग्जैक्टली हैवन्स इन द T7 लेवल, एंड दैट इज कॉल्ड एज द हाइलर रीजन, इसको हाइलर रीजन बोलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए लंग फिट में फीचर्स भी आपको मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर है ऑब्लिक फीचर, जो एक अपर लोब और मिडल इंफीरियर लोब को डिवाइड करते हैं, और राइट लंग में आपको मिलेगा हॉरिजॉन्टल फिशर, ऑब्लिक फिशर। जो हॉरिजॉन्टल फिशर है वो अपर लोब और मिडल लोब को डिवाइड करते हैं, और ऑब्लिक फिशर मिडल लोब और इंफीरियर लोब को डिवाइड करते हैं। बात यह है कि आप देख सकते हो लेफ्ट लंग में सिर्फ दो ही लोब होता है, अपर और इंफीरियर, और राइट में अपर, मिडिल और लोअर लोब होते हैं। यहाँ पर एज हार्ट इज प्रेजेंट, तो आपका जो फिशर है वो एक due to that we cannot see, or it is not present there. Next is coming to the structure, not only the bones and soft tissues, but also you can see some organs like aorta, heart, pulmonary vessels, right atrium, and all these things which is mentioned in the figure with diagram के मदद से आपको समझाया भी गया है। तो बात कर रहे थे प्रोजेक्शंस के बारे में। तो हमारा जो चेस्ट रेडियोग्राफी होता है वो बेसिकली दो प्रोजेक्शंस के द्वारा कंप्लीट होता है। एक होता है स्टैंडर्ड व्यूज जो हम रोजाना करते हैं, और दूसरा होता है स्पेशल व्यूज, जब जरूरत पड़ेगी तो हम करेंगे। तो बेसिक व्यूज में हमारा क्या होता है, पीए व्यू जहाँ पर बीम पोस्टीरियर टू एंटीरियर डायरेक्शन में जाता है, एपी व्यू जहाँ पर बीम एंटीरियर टू पोस्टीरियर डायरेक्शन में जाते हैं, और लेटरल व्यू। तो ये सब व्यूज जो होते हैं वो हमारे बेसिक व्यूज होते हैं। और स्पेशल व्यूज में हम देखते हैं LAO, राइट एंटीरियर ऑब्लिक, लेफ्ट एंटीरियर ऑब्लिक, ये सब मेनली टू सी द स्टर्नम्स के लिए। एक्सपिरेटरी व्यू मेनली फॉर न्यूमोनिया। सुपाइन व्यू mainly to see the rib cases. Lordotic views to see the apexes, apicogram to see the apexes and lateral decubitus, जो फ्लूइड लेवल वगैरह। जैसे कि मानो कि किसी पेशेंट को प्लूरल इफ्यूशन है, तो अगर आपको एपी व्यू लोगे तो फ्लूइड क्या होगा, नीचे सेटल हो जाएगा। तो वो फ्लूइड क्या हो जाता है कि अच्छे से दिखाई भी नहीं देता है। तो अगर आप डिक्यूबिटस लोगे तो फ्लूइड क्या होगा, पूरा इवनली स्प्रेड हो जाएगा, और बंदे का कितना लेवल तक वो फैला हुआ है वो भी आपको दिखाई देगा। तो ये है हमारा मेन पर्पस ऑफ डिक्यूबिटस व्यू का। उसके बाद गोइंग स्ट्रेट वे टू द पोस्टीरियर एंटीरियर प्रोजेक्शन। तो पोस्टीरियर एंटीरियर प्रोजेक्शन मतलब पेशेंट क्या करेगा, पीछे मतलब पोस्टीरियरली फेसिंग करके डिटेक्टर को टच करेगा। और पोस्टीरियर एंटीरियर प्रोजेक्शन में क्या होता है कि जो डायरेक्शन ऑफ द बीम होता है वो होता है पोस्टीरियर टू एंटीरियर एक्सपेक्ट। और ये व्यू आप एक पेशेंट को स्टैंडिंग नॉर्मल पेशेंट्स के लिए लिया जाता है। और ये व्यू लेने में आपको क्या करना है, मिनिमम 120 टू 180 सेंटीमीटर डिस्टेंस, अप्रोक्सीमेटली 6 फीट रखना है, ताकि हमारा जो हार्ट होता है वो कार्डियक मैग्निफिकेशन ना हो। साथ ही साथ यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर जब हम पोजिशन करते हैं तो हाथ को ऐसे रखना होता है, ताकि हमारा जो स्क्लैपुला होता है वो लंग फील्ड को भी ओवरलैप ना करे। उसके बाद पोस्टीरियर एंटीरियर प्रोजेक्शन में जो FFD होता है वो कितना होता है, 180 सेंटीमीटर होते हैं। उसके बाद MAS 8 टू 12 MAS होते हैं। मशीन आपका MA कितना है, 300 MA मशीन, ग्रिड नहीं चाहिए, कैसेट 14x14 या 14x17 होता है, KB 50 टू 65। और इस व्यू में आपको मस्ट आपको पेशेंट को बोलना है कि ब्रीदिंग इंस्ट्रक्शन, टेक ए डीप ब्रेथ, होल्ड इट, जैसे कि लंबी सांस लीजिए और सांस को रोक के रखिए, ऐसे इंस्ट्रक्शंस आपको देना होता है। सिर्फ ये काफ़ी नहीं है, आपको ये भी ध्यान रखना अगर आपका पेशेंट पीडियाट्रिक होता है तो आपका केवी का रेंज थोड़ा सा कम हो जाएगा, 60 टू 65। और आप चाहे तो MS थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, ताकि अगर बच्चे मूव भी करेगा तो वो आपका इमेज में कोई इफेक्ट या आर्टिफैक्ट नहीं आएगा। अगर आपका पेशेंट एथलेटिक है, हेल्दी है, जिम करना है, तो 65 इज़ नॉट सफिशिएंट, आपको 65 टू 70 में जाना पड़ेगा। तो ये जस्ट PA व्यू है। तो चेस्ट PA व्यू के बाद देख सकते हो कि अगर आप चेस्ट PA व्यू का प्रोजेक्शन ले रहे हो तो दिस इज हाउ ए चेस्ट PA व्यू लुक्स। सो आप देख सकते हो कि आपका क्लाविकल जो है वो काफ़ी लॉन्ग है, आपके स्कैपुला भी आपके लंग फील्ड में नहीं है, आपका लंग्स जो है वो काफ़ी अच्छे से दिखाई दे रहा है, लंग हार्ट जो है वो मैग्निफिकेशन नहीं हो रहा है। बात आपको और चीज़ एक बताना है कि ये जो एक एंगल तैयार हो रहा है, दिस इज कॉल्ड एज द कोस्ट्रोफेनिक एंगल।
यहाँ पर एक एंगल तैयार हो रहा है जिसका नाम है कार्डियोफेनिक एंगल। ये हेमी डायाफ्राम है, सॉरी ये जो है वो कोस्ट्रोफेनिक नहीं है, ये वाला जो एंगल होता है वो कोस्ट्रोफेनिक एंगल होता है, और ये जो एंगल तैयार होता है वो है कार्डियोफेनिक एंगल। सो ये एंगल्स आपको काफ़ी अच्छे से दिखाई देगा और आपको एक हार्ट का साइज भी मेजर करने में हेल्पफुल होते हैं, जो आगे चल के आपको कार्डियोथोरेसिक रेशियो में भी बताएंगे। उसके बाद एक होता है एंटीरियर पोस्टीरियर प्रोजेक्शन। ये प्रोजेक्शन काफ़ी हेल्पफुल है फॉर दोज पेशेंट्स जहाँ आईसीयू में है, पोस्ट ऑपरेटिव केसेस है, या ऑपरेशन थिएटर में है, या मानो कि आपका पीडियाट्रिक पेशेंट है। तो ये व्यू आपको क्या करते हैं कि जो पेशेंट मूवेबल नहीं है उन्हीं को काफ़ी हेल्पफुल होता है चेस्ट रेडियोग्राफी लेने में। बट ये पोजीशन में आपको जस्ट एक रफ व्यू मिलते हैं चेस्ट का, और काफ़ी स्ट्रक्चर्स आपको अच्छे से नहीं दिखाई देगा। तो इसका जो डायरेक्शन ऑफ द बीम है वो एंट्रियल टू पोस्टीरियर होता है, पेशेंट पूरा सुपाइन की तरफ लेटे रहते हैं। अपर लिमिट होता है कैसेट आपका दोनों में ही C7 रख सकते हो, और लोअर लिमिट अप टू द डोम ऑफ डायाफ्राम आपको करना है। यहाँ पर देखिए पेशेंट अपना हाथ यहाँ पर रखा है, तो अगर ऐसे हाथ रखेंगे तो क्या होगा, आपका बीम जो है उसमें एक आर्टिफैक्ट आ जाएगा, पेरिफेरल आर्टिफैक्ट। तो आप उनको बोल सकते हो कि आप हाथ जो है वो कॉर्नर में रख सकते हो। उसके बाद इसका जो सेंटरिंग पॉइंट है वो है T4, और मिनिमम आपको डिस्टेंस रखना है एटलीस्ट 100 सेंटीमीटर। बात करें पीए व्यू का, तो पीए व्यू का सेंटरिंग होता है आपका T7 लेवल पे। तो ये है काफ़ी डिफरेंस आप लोगों का कि एक पीए व्यू और एपी व्यू में आपको क्या क्या चीज़ दिखाई देगा। जैसे कि पेशेंट स्टैंडिंग में या सिटिंग में हो सकता है, एपी में पूरा पेशेंट सुपाइन में होगा, कोई लंग फिल का ओवरलैप्स नहीं होगा स्कैपुला में, स्कैपुला का यहाँ पर स्कैपुला का ओवरलैप हो सकता है लंग फिल में। क्लाविकल छोटा दिखेगा, क्लाविकल आप लोगों को छोटा नहीं दिखेगा, यहाँ पर छोटा दिखेगा। रिब्स जो है वो ऑब्लिक आएगा, यहाँ पर स्ट्रेट रहेगा, कार्डियक मैग्निफिकेशन नहीं होगा, एपी में हो जाएगा। ब्लड वेसल्स आपको कम दिखेगा, यहाँ पर बहुत अच्छे से देख सकते हो। फंडी केयर दिखेगा आपको, फंडी केयर नहीं दिखेगा। तो ये है फंडी केयर, ये है आपका ब्लड वेसल्स जो अच्छे से नहीं दिख रहा है यहाँ। क्लाविकल देखिए छोटा है या लॉन्ग है, रिब्स ऑब्लिक है यहाँ, बहुत अच्छे से दिखा रहा है आप लोग ऑब्लिक डायरेक्शन में, ये हॉरिजॉन्टल में है। लंग फील्ड वेल इन्फ्लेटेड है या नहीं है। इसके बाद हार्ट साइज यहाँ देखो नॉर्मल है, यहाँ काफ़ी बड़ा लग रहा है, तो कार्डियोमेगाली जैसे बीमारियों का भी अब रॉन्ग डायग्नोसिस हो जाएगा। अब बात करते हैं आइडल पोजीशनिंग का। अगर आप मानो कि आपका पोजीशन सही हुआ है तो आप कैसे समझोगे, तो पहले यह है कि स्पाइनस प्रोसेस क्लेविकल में कोई रोटेशन है या नहीं है, वो कंफर्मेशन करने के लिए आपको देखना है कि क्लेव क्लेविकल दोनों जो है स्पाइनस प्रोसेस से बराबर सेम इक्वी डिस्टेंस में रहना चाहिए। तभी आपका क्या होगा, स्पाइनस प्रोसेस और क्लेविकल दोनों अगर इक्वी डिस्टेंस में है तो पेशेंट को कोई आपका रोटेशन नहीं है। उसके बाद आप देखोगे कि पोस्टीरियर जो लीव है वो एक रिब का एंटीरियर पोर्शन काफ़ी ऊपर होते हैं आपका पोस्टीरियर रिब का। सो ये है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और यहाँ पर देखोगे तो ये ऐसे देखो, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो ये आपको काफ़ी अच्छे से दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर देखिए 1, इसका देखिए ये है T2, और ये है T2 का एंटीरियर, ये है पोस्टीरियर, ये है एंटीरियर, ये है पोस्टीरियर, T3 एंटीरियर पोस्टीरियर। तो दिस थिंग्स यू कैन सी क्लियरली इन द आइडल पोजीशनिंग। उसके बाद आपको देखना है यहाँ पर ये जॉइंट स्पेस भी आप देख सकते हो क्लियरली है या नहीं है। उसके बाद आप लोगों का कार्डियोफेनिक एंगल, आइडल पोजीशनिंग अगर आप पीए ले रहे हो तो आपको देखो, अगर बंदे ने अच्छे से सांस लिया है तो आपको पूरा अप टू T7 T8 तक दिखाई देगा। मतलब आपका रिव जो का नंबर है जो 6 to 8 है वो क्लियरली विजुलाइज होगा। बात करेंगे पीए व्यू का मेजरमेंट के लिए जिसका नाम है कार्डियोथोरेसिक रेशियो। तो ये कार्डियोथोरेसिक रेशियो में आपको क्या करना होता है कि ये जस्ट एक स्मॉल सा कैलकुलेशन है जिसमें हम देखते हैं कि आपका जो हार्ट फील्ड है वो मैग्नीफाइड है या नहीं। तो क्या करना है, ये है कार्डियोफेनिक एंगल्स और ये है आपका कोस्ट्रोफेनिक एंगल्स। तो इसका मेजरमेंट कैसे लेता है, CT कार्डियोथोरेसिक रेशियो इज CR प्लस CL बाई T। तो CR
क्या होता है, CR इज द ट्रांसवर्स कार्डियक डायमीटर। तो आपको स्टारनम से बराबर एक मिड लाइन खींचना है, उससे हार्ट का कितना बॉर्डर राइट हैंड साइड में है वो मेजरमेंट ले लोगे, फिर आपका कितना लेफ्ट हैंड साइड में है दोनों को ऐड करोगे। तो मानो कि इस साइड में 2 है, इस साइड में 3 है, तो कितना हो गया 2 + 3। और इसका जो फुल CP एंगल है 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट, दैट इज अ ट्रांसवर्स डायमीटर मेजरमेंट, वो कितने हैं, वो है आपके लगभग 10। सो 5 डिवाइड बाई 10 कितना हो रहा है, हाफ हो रहा है। तो मतलब आपका जो कार्डियक साइज है वो नॉर्मल है, क्योंकि 0.5 के नीचे अगर है तो नॉर्मल है, 0.5 के ऊपर चला जाएगा तो आपके हार्ट का साइज में एनलार्जमेंट है, और 0.5 हो गया तो एक रेडियोलॉजिस्ट बोलते हैं कि यहाँ पर इट इज अराउंड द बॉर्डर लाइन। नेक्स्ट थिंग इज, ये देखिए एडुकेट रेस्पिरेशन, बंदे ने अच्छे से एक्सप्रेशन नहीं लिया है तो लंग फील वगैरह अच्छे से नहीं दिखाया। 1 2 3 4 5 6 तक आपको दिखाई दे रहा है। बंदे ने अच्छे से इंस्पिरेशन लिया है तो आपको पूरा लंग फील और नंबर ऑफ रिप्स भी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस आई एम गोइंग टू कंक्लूड इज, अगर आपके पास कोई एयर कैविटी है वो आपको ब्लैक दिखेगा, कोई वाटर फ्लूइड है तो ग्रे दिखेगा, कोई फैट वगैरह है तो आपको सेम ग्रे दिखेगा, कोई मेटल सॉफ्ट टिश्यू कंट्रास्ट वगैरह होगा तो आपको वाइट दिखेगा। तो ये एक इमेज क्राइटेरिया में आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। थैंक यू। बात करते हैं लास्ट में कि एक चेस्ट रेडियोग्राफी का जो एक अहम चीज़ होता है कि आपको पहचानना होता है कि आपके पास जो फिल्म है वो मेल है या फीमेल पेशेंट का है। तो अगर आपके पास फीमेल पेशेंट का चेस्ट एक्स-रे होगा तो आपको एक शेडो दिखाई देगा, दैट इज द ब्रेस्ट शेडोज। तो ये देख रहे हैं आप, दिस इज द ब्रेस्ट शेडोज जो आपको एक फीमेल चेस्ट रेडियोग्राफी में अच्छे से दिखाई देगा। अगर आपको, और ये देखिए दिस इज, ये जो चेस्ट रेडियोग्राफी है वो एक मेल का है, यहाँ पर कोई ब्रेस्ट शेडोज नहीं है। फिर से बोल रहा है, अगर आपके पास फीमेल है तो आपको ब्रेस्ट का शेडोज दिखेगा, अगर आपके पास फिल्म मेल का है तो कोई ब्रेस्ट